अच्छा, आज हम स्टार्ट करते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम पहले जो ना केल्विन्स की स्टेटमेंट जो ना वो पढ़ते हैं। हम क्या है केल्विन्स जो ना वो स्टेटमेंट क्या है, दो स्टेटमेंट्स हैं इधर, एक लेसिस स्टेटमेंट है, दूसरी केल्विन्स स्टेटमेंट है। केल्विन ने क्या कहा था, इन थर्मल साइकिल हीट कैन नॉट बी कंप्लीटली ट्रांसफर्ड इनटू मैकेनिकल वर्क। मतलब इसका यह है कि जितना इनपुट देंगे उतना ही आउटपुट नहीं मिलेगा, मतलब 100% जो ना आउटपुट हमें नहीं मिलेगा। उसमें क्या होगा, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जो ना दो जो ना वो चीजें लेते हैं, एक जो ना वो सोर्स लेते हैं जहां से हम इनपुट देते हैं जिसको हम हॉट बॉडी कहते हैं, या फिर उसको Q1 के साथ शो करते हैं। हीट एनर्जी सप्लाई की किसी भी जो ना वो सिस्टम में तो क्या होगा, कुछ वर्क मिलेगा मैकेनिकल वर्क जिसको हम कह रहे हैं, और कुछ हिस्सा उसका जो ना वो कोल्ड बॉडी की तरफ जाया हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं कि सोर्स जो ना हमने दी या इनपुट दिया, सिंक में कुछ ना कुछ आउटपुट उसका जाया होगा, और उसका जो जाया होने के बाद जो जो ना उसका एफिशिएंसी बचेगी उसको हम मैकेनिकल वर्क के साथ शो करते हैं। मैकेनिकल वर्क क्या होगा, जो हमने सोर्स दी है उसमें से जो जाया हुआ हिस्सा वो काट देंगे, बाकी क्या मिलेगा, वो वर्क डन मिलेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल वर्क वर्क कहते हैं। ये किसकी स्टेटमेंट थी, ये केल्विन की स्टेटमेंट थी, जिसको हम कह रहे हैं कि हॉट बॉडी से कुछ जो ना वो सोर्स जो ना वो अप्लाई की हमने, और कुछ मैकेनिकल वर्क मिला हमें, और कुछ जो ना उसमें जो ना हिस्सा उसका सिंक में जो ना वो जाया हो जाता है, जिसको हमने -Q2 करके और खत्म कर दिया। बाकी जो भी जो ना वो उसका मैकेनिकल वर्क मिला, वो जो भी होगा वो उस हिसाब से जो ना हमारा आउटपुट आएगा। अब इसकी इक्वेशन के हवाले से देखते हैं। ये मिसाल किसका है, ये मिसाल है हीट इंजन का। हीट इंजन का जो ना मिसाल कुछ इस तरह होता है। इसमें हम कहते हैं कि एफिशिएंसी अगर जो ना वो निकालना चाहें हम, तो एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन इनपुट हो जाएगा। वर्क की जो ना इक्वेशन क्या लिखी है हमने, इधर Q1 माइनस Q2 लिखा है, तो वर्क की जगह ये लिखा, और इनपुट हमने क्या दिया है, Q1 जो ना हमने इनपुट दिया है, तो उसकी भी वैल्यू हमने लिखी। तो उसको अगर जो ना Q1 को Q इन दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया तो Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 क्या हो जाएगा ये। अगर Q1 को Q1 के साथ जो है वो कैंसिल कर दें तो 1 बचेगा माइनस Q2 अपॉन Q1। अगर इसकी एफिशिएंसी इन परसेंटेज निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वो एफिशिएंसी जो है इसकी आ जाएगी। अगर हमने ये हीट एनर्जी की बात की, अगर टेम्परेचर की बात करें तो इक्वेशन कुछ इसी तरह बनेगी, सिर्फ जो है Q2 Q1 की जगह क्या आ जाएगा, T2 और T1 आ जाएगा। इसकी भी अगर परसेंटेज निकालनी है तो 100 से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे और एफिशिएंसी हम निकाल सकते हैं। ये थी हमारी जो है इक्वेशन किसकी, केल्विन की स्टेटमेंट थी। अब आप आते हैं किस पे, क्लेसियस स्टेटमेंट पे। इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि हीट नेवर फ्लोज स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू हॉटर बॉडी। मतलब कोल्डर बॉडी से जो है ना वो कोई भी जो है ना वो सोर्स जो है ना वो हीट नेवर फ्लो स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू हॉटर बॉडी। मतलब कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ जो है ना वो हीट फ्लो नहीं करती। या फिर हम ये कहते हैं कि इट इज इम्पॉसिबल टू कॉज हीट फ्लो फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। लेकिन इसने ये कंडीशन एक बताई, ये पॉसिबल होगा अगर जो है ना वो कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ हमें मूव करानी है हीट एनर्जी को, तो कुछ ना कुछ हमें अपनी एनर्जी जो है ना उधर खर्च करनी पड़ेगी, तब जो है ना ये पॉसिबल होगा कि जो है ना वो हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ जो है ना वो हीट फ्लो करे। इसका मिसाल जो है ना रेफ्रिजरेटर का लेते हैं हम। रेफ्रिजरेटर का मिसाल कैसे लेते हैं हम, अब हम ये चाहते हैं कि जो ना वो कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ जो है ना वो ये हीट फ्लो हो। मतलब कोल्ड बॉडी क्या, Q2, इससे जो ना फ्लो क्या हो, हॉट बॉडी की तरफ जो ना वो फ्लो हो, जिसको Q1 कह रहे हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सोर्स या इनपुट बोलते हैं। अब इसमें इसने क्या कहा कि अगर जो है ना इसमें इसको कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ मूव कराना है तो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कुछ ना कुछ देनी पड़ेगी, तब जो है ना ये पॉसिबल होगा कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ, जिसका हम मिसाल लेते हैं रेफ्रिजरेटर। सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जब हम जो है ना वो रेफ्रिजरेटर का मिसाल लेते हैं तो उसको एनर्जी जो ना सप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब स्विच जो है ना लगा के उसको हम कुछ ना कुछ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, तभी वो जो है ना वो गर्म चीजों को वो क्या करता है, वो ठंडा करता है। गर्म चीज जो है ना वो क्या होती है, उसमें जो है ना वो ठंडी हो जाती है। हम ये कह सकते हैं कि गर्म चीज, कोई भी चीज हमने जो है ना वो गर्म करके जो है ना वो फ्रिज में रख दी, या गर्म जो है ना नॉर्मल टेम्परेचर पे पड़ी हुई है, वो अगर जो है ना वो फ्रिज में रखते हैं तो वो होता क्या है, आहिस्ता आहिस्ता कूलनेस जो है ना उस पर जो है ना वो हावी होती जाती है, आहिस्ता 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 उसको जो है ना गर्म से ठंडा कर देती है। तो हम कह सकते हैं कि कोल्डनेस
जो किसके पास जा रही है, वो हॉट बॉडी की तरफ जा रही है, और आहिस्ता आहिस्ता वो चीज हमारी क्या हो जाएगी, वो ठंडी हो जाएगी। तो इस हवाले से हमने जो है ना वो क्या कहा कि कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम सप्लाई करेंगे, तब ये पॉसिबल होगा कि कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ जो ना हीट फ्लो होगी। इसकी अगर जो है ना वो हम इक्वेशन जो है ना देखें तो क्या हो जाएगा, K इज इक्वल्स टू Q2 अपॉन वर्क। अब K क्या है, K है हमारा, K इज कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, जो भी परफॉर्मेंस की रेफ्रिजरेटर की, इसको हम K के साथ जो है ना शो कर रहे हैं। K इज द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ये इसकी जो ना वो इक्वेशन क्या होगी, Q2 अपॉन वर्क। वर्क ऑलरेडी हमने जो ना वो क्या लिखा था, हमने Q1 माइनस Q2 लिखा था। तो इसमें जो ना वो वर्क की जो ना इक्वेशन लिखते हैं या वैल्यू लिखते हैं, Q1 माइनस Q2 हो जाएगा, Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2। अगर टेम्परेचर का जो ना वो फेनोमेना देखें तो T2 अपॉन T1 माइनस T2 हो जाएगा। अगर ये था किसका जो ना वो के कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस किसका, क्लेसियस का, क्लेसियस के स्टेटमेंट के हवाले से। तो इसकी इक्वेशन जो ना क्या बनी, Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2। अगर टेम्परेचर की जो ना वो कंडीशन है तो T2 अपॉन T1 माइनस T2। ये कंडीशन थी किसकी, क्लेसियस स्टेटमेंट की। क्लेसियस की ये स्टेटमेंट थी, और इसका जो फार्मूला हमने बनाया वो K इज इक्वल्स टू Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2। अब अगर इसके हवाले से एक जो ना वो प्रॉब्लम करें, एक प्रॉब्लम को देखें तो वो क्या है प्रॉब्लम, हीट इंजन एब्जॉर्ब्स 2500 joule of heat and discard 2100 joule of heat. Calculate the work performed by this engine and its thermal efficiency. अगर इसकी जो ना वो फिगर बनाई जाए तो क्या कह रहा है कि एब्जॉर्ब, एक इंजन है या सिस्टम है जो एब्जॉर्ब कर रहा है कितना, जो ना वो 2500 जूल जो है ना वो एब्जॉर्ब कर रहा है हीट, और जो है ना वो डिस्कार्ड मतलब बाहर कितनी निकाल रहा है, 2100 जूल, जिसको हम Q2 के साथ जो है ना वो शो कर रहे हैं। अब इसका वर्क डन मालूम करना है और इसकी एफिशिएंसी भी मालूम करनी है। सॉल्यूशन पे आएंगे, वर्क किसके बराबर होता है, Q1 माइनस Q2 के। Q1 की वैल्यू 2500 माइनस Q2 की वैल्यू जो है ना वो 2100। तो वर्क कितना मिला हमें, 400 जूल। अब अगर इसकी एफिशिएंसी देखी जाए तो वर्क की ऑलरेडी जो ना वो वैल्यू हमने कैलकुलेट की हुई है, और Q1 इनपुट क्या है, Q1 है। तो वर्क डन क्या था हमारा, जो कैलकुलेट हमने अभी किया है 400 अपॉन Q1 क्या है 2500। एफिशिएंसी अगर देखी जाए तो इसकी एफिशिएंसी क्या है, वो 16% जो ना इस इंजन की जो ना इस प्रॉब्लम के हवाले से, जो इंजन की जो है वो हमारी जो एफिशिएंसी है वो 16% जो ना एफिशिएंसी है। एक और प्रॉब्लम देखते हैं, रेफ्रिजरेटर यूजेस 1200 जूल ऑफ वर्क टू पंप 3000 joule of heat from a cold reservoir 8275 Kelvin to a hot reservoir at 320 Kelvin। क्या हमसे पूछ रहा है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब के पूछ रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। उसके बाद फिर जो है ना हमसे जो है ना वो टेम्परेचर पूछ रहा है, या आगे चल के जो है मैक्सिमम कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब ये है कि जो है टेम्परेचर के हवाले से जो है के ही पूछ रहा है हमसे। और इसके अलावा हाउ मच हीट इज डिलीवर्ड टू द रिजर्वायर, मतलब हीट जो है वो कितनी जो है रिजर्वायर को पहुंची है, वो भी हमें मालूम करना है। अब इनकी सॉल्यूशन पे आते हैं, या फिर इसकी जो है पहले फिगर देखते हैं। क्या इसने कहा है कि Q2 कितना है पंप करने के लिए, इसको जो ना वो परफॉर्म करने के लिए कितना 3000 जो है ना जूल जो है ना वो एनर्जी चाहिए। उसके बाद वर्क इसने क्या कहा है, 1200 जो है ना वो जूल वर्क जो ना वो लगा रहे हैं इसमें। और अब जो है ना टेम्परेचर भी जो है दो मिले हुए हैं। अब इसमें इसकी सॉल्यूशन पे आते हैं। ए पार्ट में क्या कह रहा है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को के साथ शो किया Q2 अपॉन वर्क। Q2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 3000, और वर्क की वैल्यू क्या है 1200। तो दोनों को डिवाइड करेंगे, के की वैल्यू 2.5 मिलेगा। उसके बाद फिर जो है ना कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, व्हाट इज द मैक्सिमम कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, तो ये टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट इधर लेते हैं, के ही मालूम करना है हमें। T2 हमारे पास क्या है, वो 275 है, और T1 क्या है हमारे पास 320 माइनस फिर T2 जो ना 275। इन दोनों को जो ना कैलकुलेट करेंगे तो के की वैल्यू क्या आई 6.1 जो ना वो के की वैल्यू आ रही है। उसके बाद हमसे पूछ रहा है हाउ मच हीट इज डिलीवर्ड टू द हॉट रिजर्वायर, हमसे जो ना वो Q1 की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब Q1 भी जो ना हमें गिवन नहीं है, तो Q1 मालूम करेंगे वर्क प्लस Q2। वर्क की वैल्यू जो ना ऑलरेडी हमें मिली हुई है कितनी 1200, और Q2 की वैल्यू 3000। तो इन दोनों को जो ना सम अप करेंगे तो Q1 की वैल्यू क्या आएगी 4200 जूल। अब हम आते हैं किस पे, कार्नोट इंजन पे। कार्नोट इंजन के हवाले से हम जो ना वो कहते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या था। ये एक फ्रेंच इंजीनियर था सेडी कार्नोट, 1824 में इसने जो ना वो कॉन्सेप्ट दिया था कार्नोट इंजन का। इसने क्या जो ना वो प्रोसेस कहा, इसमें जो ना वो दो प्रोसेस जो ना वो होते हैं, इसमें दो प्रोसेस के बेस पे जो काम करता है। पहले प्रोसेस होता है आइसोथर्मल प्रोसेस, उसके बाद फिर एडियाबेटिक प्रोसेस, फिर अगेन जो ना वो आइसोथर्मल, फिर अगेन जो है वो एडियाबेटिक प्रोसेस। स्टेप्स 4 है इसके।
और इसमें जो है ना वो प्रोसेस क्या है, दो प्रोसेस हैं। आइसोथर्मल मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर हो, एडियाबेटिक प्रोसेस मतलब यह है कि जिसमें जो है ना वो एनर्जी ना ही उसके अंदर एंटर हो, ना ही उससे जो है ना अंदर से बाहर जो है ना वो खारिज हो एनर्जी किसी भी सिस्टम में से। ये हमने जो है ना फर्स्ट क्लास थर्मोडायनामिक्स में ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं दोनों जो है ना प्रोसेस, लेकिन फिर भी मैंने जो है ना वो रिपीट कर लिया। आइसोथर्मल मतलब जिस ऐसा सिस्टम जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो, और एडियाबेटिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें से जो है ना वो जिसमें क्या होता है, ना ही सिस्टम में जो ना एनर्जी जो ना एंटर होती है, ना ही सिस्टम से बाहर जो है ना वो एनर्जी निकलती है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस को कहते हैं। अब इस कार्नोट इंजन का जो ना वो क्या, पहले जो है प्रोसेस देख लेते हैं कि क्या जो ना प्रोसेस है इसका। सपोज अब वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान अब जो ना ये सिलसिला जो ना हमारा रहेगा। तो क्या जो ना होता है, सपोज एक सिस्टम लेते हैं हम जिसका पहले प्रेशर क्या है P1 और वॉल्यूम क्या है V1 और T1, और इसमें जो ना इस पॉइंट पे हमने जो ना इसका एक पॉइंट रख दिया P1 V1 और T1 के हवाले से। पहला जो इसका स्टेप होगा वो क्या होगा, आइसोथर्मल जो ना वो प्रोसेस होगा। आइसोथर्मल में क्या होगा, टेम्परेचर सेम होगा। अब अगर जो ना इसमें खुद अपनी इंटरनल एनर्जी इसकी खुद की है, इसमें हॉट रिजर्वायर लगाएंगे, मतलब ये है कि जैसे ही इसका जो ना वो इसकी इंटरनल एनर्जी की वजह से अगर जो ना ये एक्सपेंड हो रहा है, ये सिस्टम जो ना ऊपर की तरफ जो ना पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, और हॉट रिजर्वायर लगाने का मकसद ये होगा, सपोज 20 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर है, तो हॉट रिजर्वायर क्या करेगा, इसका टेम्परेचर 20 ही बरकरार रखेगा। अगर ये ऊपर की तरफ भी जा रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद भी इसका टेम्परेचर क्या करेगा, वो मेंटेन रखेगा। इसमें क्या होगा, इसमें इंटरनल एनर्जी की वजह से जो अगर जो ना वॉल्यूम बढ़ रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, V2, मतलब जो ना वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आए हम, क्या हो जाएगा, P जो ना वो क्या हो जाएगा, P इसका कम होगा वॉल्यूम ज्यादा होने की वजह से। प्रेशर जो ना इसके अंदर क्या होता जाएगा, वो कम होता जाएगा। अब देखिए प्रेशर का पॉइंट जो ना वो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, ये जो ना वर्टिकल एक्सिस में या वाई एक्सिस में प्रेशर है, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में या एक्स एक्सिस में वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम क्या हुआ है, वॉल्यूम इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक बढ़ गया है, और प्रेशर क्या हुआ, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट से जो ना वो कम हो गया है। तो इसमें क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर जो ना वो डिक्रीज होगा, और टेम्परेचर हमारा सेम रहेगा। पहला प्रोसेस हमने क्या कहा कि आइसोथर्मल प्रोसेस के मुताबिक प्रेशर कम हो गया और वॉल्यूम बढ़ गया। अब सेकंड स्टेप पे आते हैं। सेकंड स्टेप में क्या होगा, इसमें अगर इंटरनल एनर्जी ऑलरेडी मौजूद है और भी, तो क्या क्या होगा इसमें, और भी जो ना ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा, वॉल्यूम और बढ़ेगा और प्रेशर और कम होगा। और अगर जो ना इसका एरिया या इसका जो ना वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से इसका टेम्परेचर भी अब जो है ना वो कम होगा, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो इसके बेस पे हमने क्या लगा हुआ है, इंसुलेटर, मतलब जब ना ही एनर्जी बाहर निकली ना ही अंदर दाखिल हो इसके जो ना एनर्जी, तो इसमें क्या होगा, प्रेशर भी कम होगा, टेम्परेचर भी कम होगा, वॉल्यूम जो ना इसका अब इंक्रीज होगा। वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से प्रेशर भी कम होगा और इस सिस्टम का टेम्परेचर भी कम होगा। हमने जो ना वो इसमें फिर दोबारा देखा, प्रेशर और जो ना वो कम हो रहा है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, और वॉल्यूम क्या हो रहा है, और जो ना वो इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम हमने जो ना इधर भी लिख दिया है कि V जो ना वो इंक्रीज हो रहा है। अब इसके जो ना वो नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, अब हम कहते हैं कि कोल्ड रिजर्वायर लगा रहे हैं इसमें। अगर जो है ना ये अब पिस्टन जो है ना वो जितना ऊपर जाना था वो चला गया, अब ये नीचे की तरफ आएगा। जब नीचे की तरफ आएगा तो इसका प्रेशर जो ना वॉल्यूम कम होने की वजह से इसका प्रेशर बढ़ेगा और टेम्परेचर भी बढ़ सकता है। लेकिन हमने ये कहा है इधर जो ना वो कोल्ड रिजर्वायर लिखा हमने, कि अगर जो ना इसका टेम्परेचर जितना भी है उसको कोल्ड रिजर्वायर क्या क्या करेगा, बढ़ने नहीं देगा, उतने जो ना वो मेंटेन रखेगा। तो टेम्परेचर इसका वही रहेगा। अब प्रेशर क्या हो रहा है, अब बढ़ रहा है जो ना प्रेशर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। अब जब देखें प्रेशर जो ना वो ऊपर की तरफ जा रहा है। अब वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो वॉल्यूम इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, अब जो ना वो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो ना वो कम हो गया। अब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, और टेम्परेचर जो ना वो सेम ही हमने रखा है। अब नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं क्या होगा इसमें। अब अगर अगर इसमें और जो है ना वो प्रेशर जो ना वो कम हो रहा है, प्रेशर जो ना इसमें और जो ना वो वॉल्यूम इसका जो ना और डिक्रीज होगा, जहां तक ये जो ना वो नीचे जा सकेगा उतना ही जो ना वो नीचे जा चलता जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, और इसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा। वॉल्यूम डिक्रीज और होने की वजह से प्रेशर क्या होगा, वो बढ़ेगा। जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा इसमें, ये प्रेशर जो ना ऊपर की तरफ हमने लिखा है, और वॉल्यूम इसका क्या होगा, वॉल्यूम भी इसका जो ना वो क्या होगा, वो कम होगा,
और वॉल्यूम इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक और जो ना वो वॉल्यूम इसका कम हो गया। और टेम्परेचर जो ना वो क्या होगा इसमें, इसमें इंसुलेटिंग जो ना वो बेस बनाया हमने, मतलब ना ही टेम्परेचर या एनर्जी जो ना हीट एनर्जी बाहर निकलेगी, ना ही जो ना वो अंदर की तरफ जाएगी। तो टेम्परेचर भी इसका जो ना वो वॉल्यूम कम होने की वजह से टेम्परेचर भी बढ़ेगा और इसका प्रेशर भी बढ़ेगा। तो T1 जो है ना वो इंक्रीज हो रहा है और प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है वॉल्यूम डिक्रीज होने की वजह से। तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो है ना वो ये आ गया। और ये सिलसिला जो ना वो कंटिन्यूस जो ना वो चलता ही रहेगा, मतलब इस स्टेप से इस स्टेप तक, फिर इससे जो ना इस पॉइंट तक फिर जो ना दोबारा यही साइकिल जो ना वो चलता ही रहेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, कार्नोट इंजन। इसने कॉन्सेप्ट क्या दिया था कि जो ना जितना इनपुट दे रहे हैं उतना ही हमें आउटपुट मिल रहा है। देखिए ये पूरा साइकिल चल के फिर दोबारा किस कंडीशन पे आ रहा है, उसी कंडीशन पे आ रहा है। मतलब इसका कॉन्सेप्ट ये था कि जितना इनपुट हम दें उतना ही हमें जो ना वो आउटपुट मिले। तो ये जो है ना वो सारा फेनोमेना किसका था, कार्नोट इंजन का था। तो ये आज यहाँ तक की जो ना हम एंड करते हैं।